पेश करें। Respected BO sir, principal sir, other teachers and my friends. First of all, good afternoon. My name is Kajal from 12th class. I'm a member of C group. मैं NSS वॉलंटियर की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ NSS कैंप लगाने की अनुमति दी है और मैं सतेंद्र पाल सर का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें NSS के दौरान हमें यहाँ मंच पर बोलने का मौका दिया। मैं आप सभी को पता है कि 7 दिन से हमारे NSS के कैंप चल रहे हैं और आज हमारा आखिरी दिन है, 7वां दिन है। हमें इन पिछले जो 6 दिन गए हैं इनमें हमें बहुत ही कुछ अच्छे कार्य और अच्छी बातें सीखने को मिली हैं। आज हमारा आखिरी दिन है NSS कैंप का, तो मेरे पास एक टॉपिक है जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। नशा एक ऐसी बुराई है जो समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपना असर डालती है। यह बुरी आदत लोगों को शराब, धूम्रपान, नशीली दवाओं और अन्य मादक पदार्थों की ओर आकर्षित करती है। इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य पर होता है बल्कि उसके परिवार, समाज और देश के विकास पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए नशा मुक्ति महत्वपूर्ण है और हमें इसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। नशे की आदत एक व्यक्ति को उसके आपूर्ति पर निर्भर बना देती है। व्यक्ति इसे छोड़ने के बावजूद नशे की तलाश में भटकता रहता है। इसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब होता है और उसकी सोचने समझने की क्षमता में कमी आती है। ऐसे व्यक्ति का परिवार भी प्रभावित होता है। धन की कमी होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही समाज में इसके कारण बढ़ती भूमिका भी देखी जा सकती है, जैसे तंगदवारी, अपराध, दुर्घटनाएं और पारिवारिक स्थिति। धन्यवाद। थैंक यू काजल। काजल ने हमें नशे के ऊपर बातें बताई हैं। आशा है कि वो सभी नशे पर अमल करेंगे। अब मैं रेणु को बुलाना चाहूंगी। Respected principal sir, other teachers and students, good afternoon. My name is Renu. I standard +2 B class. I am member of group B. मैं आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कृपया आप ध्यान से सुने। माँ एक ऐसा बैंक है जहाँ हम अपनी भावना और दुख को जमा कर सकते हैं और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस न होते हुए भी हमारे सपनों को पूरा करने की हिम्मत होती है। धन्यवाद। थैंक यू रेणु। रेणु ने हमें बहुत अच्छा थॉट सुनाया है। हमें अपने माता पिता व अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब मैं ग्रुप ए से प्रिंस को बुलाना चाहूंगी। Respected BO sir, respected principal sir और other staff member, good afternoon। और मैं आए हुए गेस्टों का स्वागत करता हूँ। आप आए और यहाँ पर पहुँचे, अपना कीमती वक्त निकाल कर पहुँचे और मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। लक्ष्य को वो ही पाता है जो उसमें सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू प्रिंस। अब मैं लवप्रीत सिंह को बुलाना चाहूंगी फ्रॉम ग्रुप डी। Respected sir and all my friends, first of all, good afternoon. My name is Lovepreet Singh from 12th A and मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे।
जैसा कि आपको पता ही है कि हम एनएसएस के सदस्य हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें सर ने एनएसएस में शामिल किया, और एनएसएस में शामिल होने के पश्चात हमने सबसे पहले तो स्कूल में सफाई की, और बाद में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होने के कारण स्कूल में पेड़ पौधे लगाए, और बाद में हमें जैसा कि सर ने मतलब मुझसे पहले आने वाले मेरे सदस्य साथी ने बताया कि हमें यहाँ पर मंच पर आकर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। हमें एनएसएस कैंप के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे अनुशासन में रहना, मंच पर आकर बोलना, समाज के प्रति वफादारी आदि सभी चीजों का हमें अच्छे ढंग से पता चला कि हमें कैसे करना चाहिए और हमें इसे अपनी लाइफ में कैसे अमल करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनुष्य पूरी जिंदगी सीखने में लगा रहता है, चाहे वह मौत से करीब ही क्यों ना हो। इसके लिए मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप इसे समझ जाएंगे। हम एक बार हमारी क्लास में अनिल सर ने बताया था कि भगत सिंह जब उन्हें फांसी देने वाले थे ना अंग्रेज, तो वे पुस्तक पढ़ रहे थे, और अंग्रेज अधिकारी जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि अभी तो आपका अंतिम समय पास है आपके, अभी तो तुम्हें फांसी होने वाली है, तो आप क्यों पढ़ रहे हो। तो भगत सिंह जी ने कहा कि 2-4 पेज ही रह गए हैं पुस्तक के, यहाँ से मैं जहाँ पर जेल में रखा गया था वहां से मैं फांसी के फंदे तक जाऊंगा तो वो समय भी मेरा है ना। जब तक मेरा समय खत्म नहीं होता तब तक मैं कम से कम पढ़ूं, या जब तक मेरा अंत होगा तब तक मैं कम से कम कुछ तो सीखूं। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने अंतिम समय तक सीखना चाहिए, और ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक शायरी है वक्त के ऊपर, समय के ऊपर, वो आपके सामने पेश कर देता हूँ कि उस समय को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। धन्यवाद। थैंक यू लवप्रीत। लवप्रीत ने हमें समय के ऊपर बहुत ही अच्छी बातें सिखाई हैं। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें समय पर सभी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। हमें अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। अब मैं निशु को बुलाना चाहूंगी ग्रुप ई से। Respected teacher and brother and sister, good afternoon। मैं आपको एक विचार सुनाना चाहती हूँ। आशा होगी कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लाख गुलाब लगा लो तुम अपने आंगन में, लाख गुलाब लगा लो तुम अपने आंगन में, जीवन में खुशबू तो बेटे के आने से होगी। धन्यवाद। थैंक यू निशु। निशु ने हमें बेटी के ऊपर बहुत ही अच्छा थॉट सुनाया है। अब मैं ग्रुप बी से लवप्रीत को बुलाना चाहूंगी। Respected sir and my dear friends, first of all good afternoon, my name is Lovepreet Kaur, I stand at +2 class। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਹੋ ਰਾਮਾ 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 ਰਾਮ, ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹਿਣ ਵਸਦੇ, ਰੱਬਾ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਬੋੜੀ ਕਾੜ ਬਣ ਕੇ, ਟੋਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਰਹਿਣ ਲੜਦੇ, ਉਂਝ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛਾਵਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਰਹਿਣ ਲੜਦੇ, ਉਂਝ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛਾਵਾਂ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਡਲੇ, ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਵਾਂ, ਹੋ ਜਾਵਾਂ 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 ਜਾਵਾਂ,
वीर मेरे हीरे आज है इना उतो मैं वारे जावा वीरा ली मैं मंगा खुशियां खुद मंग के खुदा तो लियावा नजर ना लगे किसे दी पैना मंगदी इनाली दुआवा बापू कोलों खांदे चिड़का मावा करन सपो पूरी करन सपोर्ट पर मावा मैं शेर कोड़ियां गावा सोनिया ले आन पापियां चाई चाई मैं सगन मनावा रखी तू बना के सदा वे रब्बा प्यार विच भैणा तो परावा खंड दे खडोणियां जहे जिदे विचों वसदियां भैणा दे साहां लाडा नाल पाली लाडली कदे पग नू दाग ना लावां हो कहना 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 वीरा दी नी जान हुंदियां रब तो मंग थैंक यू लवप्रीत। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब हैं, तो हम गुला से आए हुए हैं सर आपको ब्लेसिंग्स देने। तो सबसे पहले मैं सर को ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भारद्वाज सर को कि वो यहाँ पर आएं और अपनी बात रखें, प्लीज सर। आदरणीय स्कूल के प्रिंसिपल सर और बीओ सर ओम प्रकाश जी, इस विद्यालय का स्टाफ, पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चों, आज तो क्या काफी दिनों से मुझे पता ही था कि आपके स्कूल में कैंप चल रहा है और शायद 3 दिन पहले हमने तय कर लिया था कि आपके स्कूल में आना है आप लोगों से मिलने के लिए। और कुछ और बताएं कि मैं भी बेटा इसका प्रोग्राम ऑफिसर रहा हूँ, तो इस नाते मुझे ये उत्सुकता थी कि बच्चों के बीच में जाएंगे और देखेंगे कि आजकल कैंप कैसे चलते हैं, क्योंकि मैं लगभग 15 साल पहले आपकी तरह ही कैंप लगाया करता था। तो आज के इस समापन समारोह में आप कुछ फील कर रहे होंगे अलग सा ना, अपने स्कूल को जब आप देख रहे होंगे और पिछले 7 दिन पहले स्कूल कैसा था उससे अगर आप तुलना कर रहे होंगे तो आपको कुछ गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं? क्या लग रहा है? कुछ अंतर लग रहा है? तो क्या लग रहा है? एक बच्चा खड़ा होके बताए। लवप्रीत, तुम ही हो? इतनी देर में तो याद हो जाते हैं ना। आजा बेटा, आजा। हम ना बातें कर करके करेंगे, वो बातों के बीच में से देख लेना आपने क्या लेना है और क्या छोड़ना है। क्या अंतर लगा बेटा अब आपको अपने स्कूल को देख के? क्या लग रहा है? सर जी, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ। ठीक है, चलो जो आप कहोगे ना मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। लवप्रीत ने बताया कि पहले हम स्टेज पे आके नहीं बोल सकते थे और यहाँ आके हमने सीखा है। तो बेटा स्टेज से बोलने का ना एक ही मंत्र है, वो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको सुन के कि जब भी आपको बोलना पड़े तो पहले तो थोड़ा शुरू में तैयारी करके जाना, पढ़ के चले जाना, फिर भी यहाँ आके थोड़ा कहते हैं टांगे ना से कांपती हैं शुरू में, ऐसे होता है। बाद में नहीं लगता जब प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपने क्या समझना है उस बात को ना याद रखना कि मेरे, अब ध्यान से सुनना, इसको स्टोर कर लेना, बात सेव कर लेना फाइल को, कि जितने लोग सामने बैठे हैं ना सब बेवकूफ हैं, आपसे कम ज्ञानी हैं। मेरे सामने जितने लोग हैं सब क्या हैं? मेरे से कम
ज्ञानी ज्ञानी तो मैं ही हूं जी। अरे भाई तैयारी आप करके आए हो ना। अब एक बच्चे ने बताया कि भगत सिंह को जब फांसी होने वाली थी तो वो बैठे किताब पढ़ रहे थे। ये बात इस बच्चे के अलावा कितने बच्चों को पता थी? हमें भी नहीं पता, अध्यापकों को भी नहीं पता ये बात। वो बच्चा कहीं से पढ़ के आया ना, तैयारी करके आया, और आप सबके सामने वो अपनी बात रखी। तो आगे से कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी। थोड़ा सा जो डर लगता है हमें बोलने में, उसको एक और तरह से मैं आपको बताता हूं दूर करने के लिए। आपने स्प्राइट की ऐड देखी है ना? ठंडे की ऐड देखी है ना स्प्राइट की? उसमें क्या कहते हैं? वो बाइक कैसे ले जाता है पहाड़ के ऊपर, डर के आगे। तो वो जो डर है आपको मंच का, हाँ ड्यू होगी, चलो अच्छी बात, माउंटेन ड्यू है ना। इसका मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान है, माउंटेन ड्यू है वो। डर के आगे जीत है बस। अब एक तो जब बीच में ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का आता है ना, फिर उसको स्टॉप भी कर लेते हैं कि डर के आगे जीत है, और उस जीत में कितना मजा है वो डर में नहीं है। डर के तो डूब के रहोगे। इवन अध्यापक भी है ना, आपके जितने आपको अध्यापक पढ़ाते हैं, वो मैं अगर सही से आपको बताऊं ना तो 90% अध्यापक मंच पर आके बात नहीं कर सकते। क्यों अनिल जी? ठीक है डाटा? मतलब क्लास में तो वो पढ़ा देंगे, लेकिन अगर कहो कि सुबह प्रेयर में आके या कहीं ऐसी गैदरिंग है वहां बोलना है, तो 90% बेटा 10 में से 9 अध्यापक, शायद इससे भी ज्यादा, मना कर देंगे ना। इसके लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है। तो जब वो डर दूर हो जाएगा तो फिर मेरी तरफ सोचे चलो आज भागल के बच्चों को मिलके आते हैं, बातें करेंगे। वरना ठंड में बेटा कौन 70-80 किलोमीटर से आ रहा है? अपने प्रिंसिपल सर से पूछ लो। तो मैं मिलने ही आया हूं, मुझे कोई आज सरकारी काम नहीं था स्कूल में। एक दिन आपके स्कूल में पहले भी एड्रेस किया था ना मैंने, याद है आपको? हाँ, तो चलो अब और बात करते हैं। आपका ये जो कार्यक्रम चला नेशनल सर्विस स्कीम का, 7 डेज का ये कैंप रहता है, और 2 आपके दूसरे कैंप होते हैं 1 डे। तो आपका इसका ध्येय वाक्य क्या है? एनएसएस का मोटो क्या है? एनएसएस का मोटो क्या है? ध्येय वाक्य कहते हैं उसे, या मोटो कहते हैं, वो क्या है? पीछे पीछे देखो, बताओ बेटे। बस हो गए, फ्यूज उड़ गया इनका सबका। नॉट मी, नॉट मी, इसका क्या है? जो आपने 7 दिन किया वो यही किया है कि पहले मैं नहीं आता, आप आते हो, और आपसे भी आगे बढ़ के कि आपका स्कूल आपसे पहले आता है। आपने अपने स्कूल की सफाई की है ना? yes, sir. तो और कुछ सीखा होगा। yes, तो ये सफाई आपसे क्यों करवाई जाती है? क्यों करवाई जाए? कई बच्चे कहेंगे हम कोई स्वीपर लगे हुए हैं। नो, आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना भरनी है हमने, कि जहां पे आप पढ़ रहे हो उस विद्यालय के प्रति आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना पैदा हो, उसलिए ये। तो जब जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी तो आप खुद ही उसका ख्याल रखोगे। अब जैसे अगर हम क्लास में जाके देखते हैं तो कितने ही कागज के टुकड़े मिलते हैं, अब बच्चे फाड़ फाड़ के फेंकते रहते हैं। आज देख लो स्कूल अपना। अब आज स्थिति बेटा ये है कि अधिकतर स्कूलों में स्वीपर है ही नहीं, बहुत कम स्कूल है जहां स्वीपर बचे हैं। हर स्कूल में ऐसे ही वो पार्ट टाइम रखा हुआ है स्वीपर, वो थोड़ी थोड़ी सफाई कर देता है। क्लासरूम्स में ज्यादातर बच्चे सफाई खुद ही करते हैं। तो जब आपको काम खुद ही करना है तो उसकी आप सफाई की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा लेते? आप नहीं उठाते, इसीलिए आपको कैंप के अंदर ये सफाई करवा के
आपके अंदर ये फीलिंग डाली जा रही है, उसकी कोशिश की है। अब आपके अंदर कितनी डलेगी वो तो हमें आने वाले समय में नजर आएगी कि आपने कितनी जिम्मेदारी से चीजों को ग्रहण किया है और कितना ग्रहण नहीं किया। तो एक टॉपिक में ना छोटे छोटे 2-3 टॉपिक कवर करूंगा। सतिंदर सर से पूछ लिया था कि टाइम कितना है, फिर भी अधिक समय नहीं लेंगे। एक तो आप अपने अंदर बेटा जिम्मेदारी की भावना रखो, स्कूल के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति, तभी तो आप फिर देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन पाओगे ना। तो उससे आपका विकास होगा। दूसरा है आपकी पर्यावरण के प्रति चेतना। यह भी एक जिम्मेदारी ही है कि अगर हम जो इस साइड बैठे हुए हैं हम सारे, अगर हम याद करें अनिल जी को छोड़ के और सतिंदर जी को छोड़ के, कि हमारे स्कूलों में एक ना हैंडपंप हुआ करता था। क्यों सैनी साहब? हैंडपंप होता था बेटा, भाई आप जरा अब सुनना बात को। एक हैंडपंप होता था, स्कूल बड़ा होता था, 2 हैंडपंप होते थे, टंकी नहीं होती थी, टोटी नहीं होती थी, सारे बच्चे वहीं पानी पीते थे। और जो पीटी सर होते थे उनकी ड्यूटी होती थी कि वो हैंडपंप ठीक से चलता रहे। फिर भी हफ्ते में एक आध दिन कभी तो उसकी वो हथी टूट जाती थी, कभी एक उसके अंदर एक चीज होती है बेटा, उसको बोकी कहते हैं, वो उसके अंदर गिर जाती थी, मतलब पानी निकलना बंद हो जाता था। और अब क्या है स्थिति? अब स्थिति ये है कि जो हमारी जमीन में पानी है वो पीने लायक नहीं रहा। इसीलिए ये टूटियों का पानी कमेटी का आता है, उसमें कुछ ट्रीटमेंट करके हमें भेजा जाता है। तब बेटा बोतलों में पानी नहीं होता था। आज आप बोतल देखते हो ना पानी की, तब जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो कोई स्कूल में पानी की बोतल लेके आता था और ना ही बोतलों में पानी बिकता था। तो मतलब उस समय अगर हमें कहा जाता था कि आने वाले समय में कुछ परिवर्तन होंगे और पानी बिकेगा, तो हमें सुन के बड़ी हैरानी होती थी। लेकिन हमारे जीवन काल में वो स्थिति आ गई कि आज पानी दुकानों पे बिक रहा है। अब लीटर की ही नहीं, अब बेटा वो देखते हो ना, अब 200 ml 250 ml की भी बोतल बिक रही है, मतलब उसमें 1-1.5 कप पानी होता है, बिक रही है ना बोतल। तो अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं और आपको कहें कि बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन बिकेगी, जिसमें हम सांस ले रहे हैं ये ऑक्सीजन बिकेगी, और बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वो पानी की बोतल के साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेके जाएगा। सोचो जरा कैसा लग रहा है आपको? इधर टंगा हुआ है, इधर वो लगी हुई है मास्क, उसके थ्रू सांस ले रहा है, और ये आप देखोगे कि ऑक्सीजन बिक रही है। तो वो स्थिति को क्या हम टाल सकते हैं या कुछ उसको रोक सकते हैं? उसकी जिम्मेदारी आज की जो हमारी युवा शक्ति है उसके ऊपर है कि हम कितने पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाना और ही काफी नहीं है, पेड़ लगा के फोटो खींच लिए जाते हैं, उसके बाद वो पेड़ कहाँ चले जाते हैं। हर साल अगर 1000 पेड़ लगता हो तो 10 पेड़ भी शायद नहीं पलते। आपको भी पेड़ मिले होंगे पहले, आपको याद है कोई पेड़ बड़ा किया किसी बच्चे ने जिसका पूरा पेड़ बन गया हो? किसका बना है पेड़ बताओ? 1 2 कितने पेड़ बने और कितने मिले? आओ बता दो, आ जाओ, आ जाओ भाई, माउंटेन ड्यू पिलाएंगे तेरे को, आ जा, आ जा, आ जा। हाँ 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 ना, इधर सबको बताना बेटा, यूं थोड़ी, ये पकड़ पहले, इधर आ मेरे पास, ये लो। कैसे बोलते हो? ज्ञानवान तो ही है, तेरे ऊपर हाथ रख दिया मैंने, बोलो। सर के कान में बता दो।
ठीक है, पूरा पैलेस में लगाया था, वो बड़ा हो गया। चलो इसके लिए तालियां बजा दो, इसने पेड़ बड़ा किया। तो अब आगे से ये आप जिम्मेदारी लेंगे कि मैं अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ तो लगाऊंगी। तो उससे काफी मात्रा में आपको ऑक्सीजन जो है वो मिल जाएगी। अब और विषय बदलते हैं, पढ़ाई, जो कि आपको लगता है कि सबसे मुश्किल काम ये पढ़ाई है ना? पढ़ाई मुश्किल? नो सर, ना, झूठ बोल रहे हो। पढ़ाई मुश्किल क्यों है? क्योंकि जब आपको अनिल सर इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, बताओ है मैंने बेरा, तो क्यों हमें अच्छी नहीं लगती ना? क्योंकि हम ये चाहते हैं, बच्चे ये चाहते हैं कि अध्यापक वही बात करे जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन अध्यापक को वो बात करनी है जो आपके हित में है। अध्यापक का पढ़ाना और पढ़ने के लिए आपको कहना आपके हित में है, वरना उनको तो जितनी सैलरी मिलती है वो मिल ही जाएगी, आप पढ़ो या ना पढ़ो। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो उनको एक खुशी मिलती है। अध्यापक आपके दुश्मन नहीं है बेटा, आपका जीवन संवारने के लिए ही वो हैं। तो अपना ध्यान केंद्रित करो पढ़ाई के ऊपर। अब थोड़े दिन बचे हैं परीक्षा में, तो अपना हिसाब किताब खुद को दो। एक डायरी लगाओ छोटी सी, वो डायरी किसी को दिखानी नहीं है, स्कूल में नहीं किसी दिखानी, ना मम्मी को दिखानी ना पापा को दिखानी, उसमें आपकी आत्मा देखेगी वो डायरी। उसमें लिखो, अपना टारगेट लिखो कि कल का मेरा क्या टारगेट है, कि मैं हिसाब के कितने सवाल करूंगा, कल इंग्लिश का क्या करूंगा, और अगले दिन रात को सोने से पहले फिर वो डायरी लिखो कि आज का मेरा हिसाब किताब क्या था, आज का मेरा टारगेट क्या था और मैंने प्राप्त कितना किया। तो पक्की उम्मीद है मुझे कि तुम्हें ना 5-7 दिन में टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। आप ना टीवी छोड़ दोगे, आप मोबाइल छोड़ोगे। जब आप अपनी नजरों में ही फेल होते नजर आओगे ना, कि 10 सवाल करने थे, सवाल कितने करे, 2, नंबर कितने आए, 20%। अब 20% तो कोई लेना नहीं चाहता ना। अपनी नजरों में खुद ही मैं तो फेल हो गया, प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पर, और आप अधिक काम करने लगोगे। आप 80% 90% तक जाओगे, और जब आप खुद काम करने लगोगे ईमानदारी से, तो फिर आपका परीक्षा का जो परिणाम है वह भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट बात कि अपने जीवन के लिए कोई ध्यान चुनो। अगर हम यहां से आपसे पूछना शुरू कर दें, ये मैं आऊंगा आपके पास किसी दिन, फिर ऐसे मीटिंग करेंगे एनएसएस वालों की, और आपको पूरा मौका देंगे कि आप बोलो कि जीवन में आपका ध्येय क्या है। कहते सपने लेना, सपने लेने का सबको हक है। आप में से कोई सोचता होगा कि मैं पायलट बनूंगा, कोई सोचता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, कोई डॉक्टर भी बनने की सोच रहा होगा। लेकिन वो सपने लेना और उन सपनों को साकार करना, दोनों में काफी अंतर है। सपने आप जो आपने लिए हैं, उनको साकार करने के लिए आप कर क्या रहे हो, उसका हिसाब किताब वो आपकी छोटी सी डायरी रहेगी। तो इन बातों के ऊपर अमल करें, और खास करके ऑक्सीजन जिम्मेदारी। धन्यवाद आप सब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ने आपको छोटी छोटी बातों के जरिए बहुत कुछ बता दिया है, आपने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है।
तो अब मैं सैनी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और 2 शब्द कहें प्लीज। सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े भाई प्रिंसिपल साहिब जी को आज बीओ का चार्ज मिला है, बधाई देता हूं। आप भी क्लैपिंग करें। उसी के साथ आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुला के प्रिंसिपल मेरे बड़े भाई शर्मा जी, हमारे रिपोर्टर साथी एवं भागल से डॉक्टर संजय गर्ग जी, आपके कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे सरदार सत्येंद्र पाल सिंह जी, भाई अनिल जी व अन्य सभी सहयोगी व मेरे प्यारे बच्चों। अभी जैसे शर्मा जी ने आपने बड़ा अच्छे ढंग से समझाया है, ये उम्र आपकी सीखने की है। जो आप इस कैंप के दौरान सीखेंगे वो ताउम्र आपके काम आएगा। टीचर एक गुणों का, क्वालिटी का भंडार होता है। जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं, जितना उनके नजदीक आओगे उतना ही ज्यादा हासिल करोगे। हासिल वही कर सकता है जिस बच्चे के अंदर संस्कार होंगे। सबसे पहले अपने माता पिता की इज्जत मान सम्मान करना, दूसरा अपने गुरुजनों का सम्मान करना। यदि आप संस्कार अच्छे लेंगे तो आपका कोई दुनिया में दुश्मन भी नहीं होगा। आप एक दूसरे की इज्जत करना, गुरुओं की सबसे पहले, उसके बाद नशा, जैसे अभी सर ने आपको काफी कुछ बताया है, नशा एक इंसान को बर्बाद ही कर देता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। उपमंडल गुला के एक गांव में एक बहुत ही बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था। ये उसने मुझे सुनाई बात, आप ध्यान से सुना इस बात को। तो बहुत काफी पैसे वाला था, तो उसने नशे के रास्ते से अपना सारा पैसा जमीन प्रॉपर्टी पर बर्बाद कर दी। उसने अपने बच्चों की शादी की हुई थी, पंजाब से उसकी लड़की मिलने के लिए आई थी, जिसके पास एक लड़का था। तो लड़का बाहर जो पैरों में जो कंगन वगैरह ये पैरों में डालते हैं ना चांदी के, उसका बच्चे का डाले हुए थे। तो बच्चा वो आंगन में बाहर खेल रहा था। तो साइड में उस लड़की का, यानी उस लड़के का नाना जो नशेड़ी बन चुका था, वो भी साइड में बैठा था। तो अंदर से रूम में लड़की ने देखा भी मेरा फादर मेरे लड़के की तरफ देख रहा है, भी ये तो कंगन निकालेगा बेचेगा। तो वो नशेड़ी कहता है, मुझे सैनी साहब उस बात से इतना धक्का लगा, मैंने सोचा भी मैं इस परिवार का इतना बड़ा और एरिया क्षेत्र का इतना बड़ा, फील्ड का इतना बड़ा व्यक्ति था, और आज एक मेरी लड़की मेरे पर कितना डाउट कर रही है। तो मैंने तभी से कानों का हाथ लगाया। उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं ली, अपनी भावना से अपना मनोबल बढ़ाया और मैंने नशे को त्याग दिया। आज मैं वही व्यक्ति हूं, मेरे पास सब कुछ दोबारा वो भी आ गया। तो नशा, जहां आपका नशे का सेवन करने से या खरीदने से, बेचने से आप स्वयं बर्बाद होते हैं, वहीं आपका घर परिवार, बहन भाई, माँ बाप सब बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको परमात्मा ने जिस प्रकार से फिल्म आप देखते होंगे, मैंने तो नहीं देखी लेकिन आप तो देखते होंगे, हर आदमी अपना अपना किरदार निभाता है। भगवान ने हमें भेजा है, मैं जैसे पत्रकारिता कर रहा हूँ अपना किरदार निभा रहा हूँ, भाई साहब प्रिंसिपल हैं, बीओ साहब हैं, आप हर आदमी अपना रोल करके, जब उसकी चिट्ठी आएगी, आपने गाना सुना होगा, जदों लेखे मंगदा नी जिंदड़िए पिंड देना पानी, उठ जाग सवेरे नी जिंदड़िए परसत गुड्डी वाणी। जदों लेखे मांगता है ना परमात्मा, वो कहता आ जा ना, किसी को मिलने नहीं देता। तो हमें ये सेवा, अब आपकी उम्र सीखने की है। संस्कार, मैं पहले उसी टॉपिक पे आता हूं, संस्कार की जो मैं बात कर रहा था। संस्कार या परिवार से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं। कई बच्चे पर्सनालिटी का कोर्स करते हैं, हम मिलते हैं उनसे भी, आप क्या कर करता है कि मैं पर्सनालिटी का, मैंने कहा टाई बेल्ट या यो सूट बूट डालने से पर्सनालिटी नहीं होती। अब ये सर बैठे हैं ना, पूछना जरा कितनी मेहनत से यहाँ बैठे हैं, एजुकेशन ऐसे नहीं मिलता, कितनी इन्होंने मेहनत करी। अब भी है
अम्बाला मेरा ख्याल यहाँ से शायद 120 किलोमीटर होगा सर, इधर से जाते हो ना, कम से कम आप लगाओ कि 100 किलोमीटर यहाँ से है, डेली अप डाउन करते हैं। लेकिन ये संतुष्ट है इतनी दूर से आना। कई बच्चे अब भी यहाँ समय पर नहीं पहुंच पाते स्कूल में, लेकिन ये कितनी जल्दी उठ करके आते हैं। अब भी इन्होंने विद्यार्थी लाइफ में कितनी मेहनत की होगी। अभी सर कहते थे कि मैंने 10 साल या 15 साल जो मैं इंचार्ज रहा हूँ NSS का, तो आप देखो तो कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये मतलब आपको गाइड करे, प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी हमारे की तरह बने। जिस प्रकार से हमने मेहनत की हम बने, तो आप भी इस प्रकार से बने। टीचर के पास पढ़ाई कराने के कई मेथड होते हैं, वो अपने तरीके से देखता है, लेकिन यदि कोई बच्चा खुद ही ना पढ़े तो उसमें टीचर का कोई दोष नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ NSS कैंप के दौरान मैं आपकी तकरीबन डेली न्यूज हाईलाइट करता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ बच्चों की तस्वीरें आती हैं, तो आप उसमें कहीं पौधारोपण कर रहे हो, कहीं कोई आकर के अच्छा व्यक्ति आपको संबोधित कर रहा है। जैसे अभी हमारे प्रिंसिपल सर ने जो है शर्मा जी ने आपको बताया, अनेक बातें बताई, तो किसी ने अनेक प्रकार की एक्टिविटीज आपको यहाँ करवाई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उस पर अमल किया होगा और लाइफ में ताउम्र उसको याद रखेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे। आप जहां भी जाएं, सिर्फ आपको सिर्फ एक ही जीवन में केवल एक ही चीज ऐसी है जो आपके अंतिम सांस तक साथ देगी, वो क्या है? शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसको ग्रहण करके आप कहीं भी जा करके छाती तान करके जी सकते हो और अपना जो रोजगार चला सकते हो। माँ बाप बहन भाई पति पत्नी संसार कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के संग। लेकिन एजुकेशन ये सिर्फ यही साथ देगी। सर यहाँ बैठे हैं, बाले सा करके बैठे, सिर्फ एजुकेशन की वजह से बैठे हैं, कोई मामे थोड़ी हैं सर के यहाँ है। मैं भी अम्बाला से मुलाने से बिलोंग करता हूँ, मुलाना से, तो मैं भी एक एजुकेशन की वजह से यहाँ आया हूँ। आप भी एक महान, सबसे पहले परिवार की बड़े गुरुजनों की इज्जत करना सीखें और तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ एक बात मैं पत्रकारिता के बारे में, जैसे यदि आप में से कोई पत्रकार बने या डॉक्टर बने, जो भी पुलिस में जाए, मिलिट्री में जाए, तो आप ऐसा काम करें कि आपका नाम, आपके माँ बाप का नाम, आपके गुरुजनों का नाम, आपके गांव का नाम रोशन हो। ईमानदारी से काम करें। जैसे हमने पत्रकारिता में अपना ध्येय उद्देश्य बनाया हुआ है भी ईमानदारी से पत्रकारिता करनी है, तो अन्यथा नहीं करनी। इसी प्रकार आप भी अच्छे महान बने और अपने गुरुजनों से को आपके जो प्रिंसिपल सर हैं बीओ साहब, बहुत शरीफ अच्छे मेहनती, इनसे हासिल करें। अपने जो सर हैं जो आपके ये आपका NSS कैंप के इंचार्ज हैं, उनसे हासिल करें और जीवन में अपनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपके सफल कार्यक्रम के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सैनी साहब, तो बेटे हम जैसे तो सर को भी पता ही है, सैनी साहब को, कि हमने एक हफ्ता इससे पहले नशे को समर्पित किया था कि नशा ना करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई थी। वो अवेयरनेस कैंप था। 7 दिन लगातार हमारे जो यहाँ पर सर लेक्चरर साहबान थे, उन्होंने एड्रेस किया और रैली भी हमने निकाली और पोस्टर मेकिंग और अदर कॉम्पिटिशन्स भी हमने किए उस रिगार्डिंग कि नशे के अवेयरनेस के बारे में, कि नशा क्या क्या हानि पहुंचा सकता है। तो अब मैं डॉक्टर संजय जी को बेनती करूंगा कि वो मंच पे आए और 2 शब्द बच्चों को कहें, प्लीज। आदरणीय बीओ साहब, अब तो बीओ साहब कहानी प्रिंसिपल साहब का तो सेशन मतलब लगेगा। और गुदा से अपने प्रिंसिपल साहब, अपने पत्रकार बंधु सैनी साहब और अपने स्टाफ मेंबर जो भी है, प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा लगा। मैंने पहले दिन भी देखा था आपको, जिस दिन मतलब शुरुआत थी इसकी कैंप की, मतलब आपके अंदर मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना आज है। बड़ा अच्छा लगा। मतलब ऐसे ही करो, मतलब अपने समाज परिवार का और भी मतलब जो भी है ये करो उससे। तो बाकी तो ठीक है, बहुत सर ने बहुत कुछ बता दिया, कुछ रह नहीं बताने को, बाकी ठीक है। बाकी कान में भी बात बता दी। थैंक यू सो मच। तो बहुत संक्षेप में हम ये बताना चाहेंगे कि हमने जैसे
डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पर बुलाया, जो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स को बुलाया सर, और उन्होंने बच्चों के साथ मतलब बातचीत की, बच्चों को एड्रेस किया, उनको मोटिवेट किया और डिफरेंट कैरियर्स के बारे में भी बताया। जैसे बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने बता कर गए हैं कि क्या क्या हो सकता है, कैसे आप बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मतलब हमने ये कार्यक्रम किए हैं। 7 दिन बच्चों को रोजाना यहाँ पर हमने प्रैक्टिस भी करवाई है। 1 घंटा हम कम से कम यहाँ मंच पे देते थे कि वो इधर आए और मंच पे अपनी बात रखें, डिफरेंट टॉपिक्स पे रखे हैं, चाहे जो सोशल काजेज हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन पे इन बच्चों ने लिख कर लाते थे और वो एड्रेस करते थे। एट द एंड मैं अब अपने बीओ साहब सर को कहूँगा कि वो यहाँ पर आए और बच्चों को आशीर्वाद दें, प्लीज। सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान मेरे साथी डॉक्टर राकेश भारद्वाज जी, प्रिंसिपल गुला, और पत्रकार बंधु ओम प्रकाश सैनी जी, आपको इन्होंने संबोधन किया। इनका एक अपना स्कूल भी है, ये गोला में अपना एक स्कूल चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन देती है। ये बच्चों को ऐसे नहीं कि दाखिल करे जा रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करनी है या पैसा कमाना है। जैसा कि इन्होंने स्वयं बताया, पत्रकारिता भी एक बहुत ही मन से करते हैं और सच्चाई की खबरें लिखते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे नुकसान। तो स्कूल में गए हम इनके, तो बच्चे बेशक कम है, लेकिन उनकी पढ़ाई और आचरण देखकर बड़ी खुशी हुई। और डॉक्टर संजय जी पत्रकारिता तो करते ही हैं, आपके अपने गांव से है, और साथ में आपको पता है कि डॉक्टर की भी एक इनका अपना क्लिनिक है, और बहुत ही लगन से, मेहनत से और ईमानदारी से अपने कार्य करते हैं, आप सभी जानते हैं। डॉक्टर सतेंद्र पाल जी NSS कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने इतनी सर्दी के दौरान भी आप सबको बहुत सी शिक्षाएं दी। इनके साथ दिया श्री अनिल कुमार जी ने, कि लगातार छुट्टियों के बावजूद भी आते रहे, और प्रवीण जी और बाबू जी भी साथ रहे इनके, जिन्होंने मिलजुल करके इस कैंप का सफल संचालन किया। और आपको सभी को मालूम है कि NSS पहले कॉलेज में हुआ करता था, लेकिन अब NCC की तरह ही NSS भी स्कूल में चलाए जाते हैं, और आपको A सर्टिफिकेट मिलते हैं, जैसे NCC में मिलते हैं B और C कॉलेज में। तो इसी प्रकार से NSS का भी आपको जब 2 साल कवर हो जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आप कॉलेज में एडमिशन के लिए उसके नंबर मिलते हैं। आपने जैसा कि सभी साथियों ने आपको बताया, कितनी अच्छी बातें सिखाई, अपने जीवन का पूरा अनुभव इन्होंने आपको बता दिया, और आपके आचरण में ये चीजें दिखाई भी देंगी। जैसा कि अगर आप ईमानदार हैं, आपने अगर दुकान से कोई वस्तु खरीदी और किसी भी दुकानदार ने अगर गलती से आपको पैसे लौटाने हैं और ज्यादा पैसे लौटा दिए, तो आपका क्या फर्ज बनता है? वो पैसे गिन करके कि आपने ये जाना है, तो आपको भी खुशी होगी और उस दुकानदार को भी बड़ी खुशी होगी, और वो पता नहीं कितने लोगों को बताएगा और आपको आशीर्वाद देगा। आपने पिछले दौरान नशा मुक्ति पर पूरे सप्ताह डॉक्टर सतेंद्र पाल सिंह जी ने आपको एक पूरे प्रार्थना में अलग अलग इवेंट दिखाए, और इस कैंप में भी आपको नशा मुक्ति पर आपने नुक्कड़ नाटक किया, अन्य बातें भी सीखी। लेकिन जो हमारा ये एरिया है गुला ब्लॉक, वैसे तो नशा पूरे विश्व में पाया जाता है, पूरे विश्व में, लेकिन आपका जो एरिया है हमारा गुला, यहाँ पर नशे की कुछ ज्यादा अधिकता है। अगर हम अपने बागल गांव में भी बात करें तो क्या कहते हैं कि नशा ज्यादा है, लेकिन सभी परिवार तो नशा नहीं करते, करते हैं?
परिवार में भी हमारे कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ व्यक्ति नहीं करते, ऐसा आप देखते हैं? तो आप देखो कि जो व्यक्ति नशा नहीं कर रहे वो भी तो गांव में ही रहते हैं। और एक परिवार में मान लो परिवार में 4 व्यक्ति हैं, 2 नशा कर रहे 2 नहीं कर रहे, ऐसा भी पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम पर निर्भर करता है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। और आप अंतर भी देखते हो उनमें, आप देखते हो ना अंतर, जो नशा करता है उसके जीवन में और उसके परिवार के जीवन में, और जो नशा उनके। इसका मतलब यह है कि आप स्वयं पर निर्भर करते हैं, ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि कोई किसी को जबरदस्ती गलत आदत में डाल सकता है नहीं। तो अपना जीवन चाहिए हमें अच्छा। तो नशा या गलत चीजें और अच्छी चीजें सारी जगह मिलती है। मिसल आपके गांव से मुझे बता रहे थे 8-10 दिन पहले, मैं गांव के लोगों को बुलाया था मैंने स्कूल में, कि लगभग 1170 व्यक्ति दूसरे देश में यहाँ पिछले कुछ वर्षों में गए। तो 1170 व्यक्ति पूरे विश्व में भागल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और देश का और अपने भागल गांव का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो वहां भी अच्छी बुरी चीजें हैं। अगर वो ईमानदारी से और नशा मुक्त अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ भी हम इन से बच सकते हैं। और इन 7 दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपके आचरण में, व्यवहार में ये बातें हमें नजर आएंगी, जैसे स्कूल में भी नजर आता है ना। जिन्होंने पहले स्कूल देखा और आज देख रहे हैं तो दूर से ही पता लगता है कि स्कूल में आपने कितनी मेहनत से साफ सफाई की। और समय का अभाव था, एक्चुअली कुछ सर्दी भी थी, नहीं तो गांव की 1-2 गली भी साफ करवानी थी आपसे, ताकि गांव के निवासियों को ये पता लग सके कि पढ़ाई लिखाई करके जो बच्चे काम करते हैं उसकी क्वालिटी और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो काम करता है उसकी क्वालिटी काम में कितना अंतर है। लेकिन सर्दी ज्यादा थी और समय भी कम था, इसलिए हमने आपको गांव में नहीं भेजा। लेकिन आपके जीवन में निश्चित रूप से अंतर आया है इसमें। आप जो भी कार्य करें, कोई भी कार्य करें, वो सबसे अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई भी कमी। पढ़ाई करो तो सबसे उत्तम करो, जीवन जियो तो उत्तम जीवन जियो। बाद में ये अभी तो आप बच्चे हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, कोई भी जो फील्ड है अभी खुलेगा +2 के बाद। आप जितनी मेहनत करोगे, लगन से करोगे, उतना ही आपके जीवन में ऊंचाई बढ़ेगी। तो आपको आज सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आचरण में, आपके व्यवहार में ये बातें नजर आएगी। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल का मुख्य ध्येय 5 बातों पर हम इनको अमल करवाते हैं। सभी को पता है? नंबर 1, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, दुख के कारण है और सुख के भी कारण है। दूसरी बात इनको सिखाते हैं हम नशे से दूर रहना, नशा ना यूज करना, ना बेचना नशा। तीसरी बात, चोरी, न अन्न की चोरी करनी, न धन की चोरी करनी। चौथी बात, झूठ नहीं बोलना कभी भी। और 5वीं बात, अपना आचरण, अपना चरित्र हमेशा उज्जवल रखना। ये 5 बातों पर हम फोकस करते हैं। अगर ये 5 बातें सीख लेते हैं तो इनकी पढ़ाई और जीवन अति उत्तम होगा और सुखदायी होगा। मैं पुनः सभी बच्चों का और मंच पर बैठे सभी अतिथि और डॉक्टर श्री लेखपाल जी का भी इस अवसर पर और इस समापन अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय कम है, डॉक्टर साहब को तो चीखा जाना था बहुत जरूरी काम के लिए, लेकिन ऐसा आपके प्रति स्नेह के कारण ये यहीं पर रुके और इन्होंने इम्पोर्टेंट काम छोड़ा है। मैं पुनः सभी बच्चों का और अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हम इस मंच से हमारे साथ जो 7 दिन लगातार आते रहे अनिल सर, प्रवीण सर, राजेंद्र सर, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अनिल सर का स्पेशल और प्रवीण सर का, क्योंकि इनके सहयोग के बिना सर पॉसिबल नहीं था। 50 बच्चों को एक बंदा कंट्रोल करे तो मुश्किल लगता था। अनिल सर ने पूरी डेडिकेशन के साथ, प्रवीण सर ने पूरी डेडिकेशन के साथ समर्पित भावना से काम किया और करवाया, तो इनके लिए क्लैपिंग करें। तो अब हम हमारे डीओ साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो हमारे पत्रकार साथी आए हैं उनको एक गिफ्ट भेंट करें, प्लीज सर। आज बेटे जिन बच्चों की ड्यूटी आज 2 बच्चे आज इधर आओ बेटे, सर आप भी आओ। सामने देख थैंक यू सो मच। हमारे सर बच्चे ये कह रहे थे कि अगर पॉसिबल है ना तो इसको, हमारा तो जी सा लग रहा है कैंप में, इसको 15 दिन का होना चाहिए था। मैंने इनको कहा कि अब आप ये सोचो कि अब तो आपके +2 एग्जाम है और आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अब जाओगे तो एनएसएस मत छोड़ना, ठीक है ना? प्रॉमिस करते हो आप लोग? तो इनको मतलब वास्तव में बहुत अच्छा लगा काम करके, टीम की जो भावना आई और जो पूरा डेकोरम था। थैंक यू सर। से आपने ये किया ना काम, उससे दुगने उत्साह से पढ़ना है, अलग दिखने चाहिए पूरे स्कूल में, ताकि आप रोल मॉडल बनो बाकी सभी भाई बहनों बेटे एक फोटो खींचना जरा। एक हमारे पास एक कंपटीशन करवाया था जिसमें हमने रंगोली कंपटीशन था, तो रंगोली वाले जो बच्चे हैं ग्रुप का मैं नाम बोलूंगा, वो इधर आएंगे। ग्रुप ई है जो रंगोली के, उनका वो जो ग्रुप लीडर है वो आ जाओ। ग्रुप ई के ग्रुप लीडर आ जाओ। प्रिया चलो कोई नहीं आ जाएगी, कोई नहीं। प्रवीण सर फोटो कर रहे हैं। आओ सर आप भी प्लीज एक बार फोटो करवा दो बच्चों को, खुद कर लेंगे वहाँ। सामने देख और अब ग्रुप डी से जिन्होंने पोस्टर मेकिंग में, उनका जो है ग्रुप लीडर वो आ जाओ। ग्रुप डी विनर है उसमें पोस्टर मेकिंग में।
क्लैपिंग करो बेटे। तो अब हम एक यहाँ पर जिसको काम दिया जाता था वो बड़ी डेडिकेशन के साथ जो काम करते थे, रोहित है हमारे बीच में, रोहित शमशेर सिंह। आओ बेटे। और तनिष, आओ बेटे। और गुरप्रीत कौर, जल्दी आओ। प्रवीण सर फोटो करना प्लीज। गुरप्रीत खड़े हो जाओ बेटे। +2 C, यस गुरप्रीत खड़े हो जल्दी। और मुस्कान, मुस्कान एक चल, आओ बेटे। लाइक है आ जाओ सर, आ जाओ प्लीज आ जाओ। एक बार क्लैपिंग करो बेटे। थैंक यू सो मच। आप बैठो एक मिनट। एक मिनट चुप हो थोड़ी। गाने एक मिनट सभी सुनो। आप सभी को नहीं पता लेकिन आपकी पेपर की डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। 28 फरवरी से ना, हाँ 27 से पेपर स्टार्ट है सभी के। तो एक ही महीना रह गए। पहला या दूसरा पेपर तो सभी होने हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी अपनी तैयारी रखेंगे अच्छे से पेपर के लिए। सभी को ऑल द बेस्ट। ये ऑफ करना जरा, कर दो बेटे। आप लोगों ने ना